मैं मनोज कुमार सक्सेना और फ्राम सक्सेना जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के डिजिटल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा विषय है इनकम टैक्स, आयकर। आयकर क्या है, इसकी परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या दी हैं, इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है, आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। चूँकि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा व्यक्ति विशेष पर लगाया जाता है, उनकी पिछले गत वर्ष की कमाई हुई आय पर। केंद्रीय बजट में जो आयकर से संबंधित हमारे परिवर्तन हुआ करते हैं, उनको लागू किया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि आयकर किस व्यक्ति को देना होता है, यानी किसे देना होता है। आयकर प्रत्येक उस व्यक्ति को देना होता है जिसकी गत वर्ष में कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। जिनकी आय कर मुक्त सीमा के अंतर्गत होती है, कम होती है, उनको कोई आयकर देना नहीं होता है। यदि वो चाहें तो अपना आयकर रिटर्न निल से भी दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि आयकर एक ऐसा विषय है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, या कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, हर एक को देना होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, गत वर्ष की आय पर लगता है। गत वर्ष की आय पर लगता है, और गत वर्ष में आपने क्या कमाया उस पर आपको जो हमारी निश्चित सीमा होती है, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, उससे अधिक पर कर देना होता है। ये एक प्रत्यक्ष कर है। ये भारत में, अगर मैं आपको इसका संक्षिप्त इतिहास बताऊं, तो ये भारत में सर्वप्रथम 1860 में लागू हुआ था। जब सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों यानी सैनिकों के द्वारा जो युद्ध किया गया था, उसके कारण हानि की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। सबसे प्रथम बार सन 1860 में भारत में। उसके बाद 1886 में आयकर अधिनियम बनाया गया। इस आयकर अधिनियम में 1863, 1867, 1871, 1873 और 1878 में विभिन्न संशोधन किए गए। अंत में 1886 में एक आयकर अधिनियम 1886 पारित करके स्थायी रूप प्रदान किया गया। उसके बाद विभिन्न अमेंडमेंट किए गए और सन 1918 में आयकर अधिनियम नया बनाया गया, जिसमें कर की दरें बढ़ा दी गई। उसके बाद फिर 1922 में आयकर अधिनियम में भारतीय आयकर जांच समिति ने कुछ अपनी सिफारिशें की और उसमें पुनः संशोधन किया गया, और उसके बाद पुनः एक नया आयकर अधिनियम 1922 आया। उसके बाद फिर परिवर्तन होते रहे, और आयकर अधिनियम 1922 का निर्धारण 1961-62 तक लागू रहा। ये 1939 में कुछ संशोधन
किए गए जो अति महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी ये हमारा आयकर अधिनियम 1920 से लेके 1961 तक 61-62 तक लागू रहा। अब जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमें अपने संविधान के अनुसार हमने एक नए आयकर अधिनियम को बनाया। उसका कारण क्या था कि 1922 में बार बार संशोधन करने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही थी, इसलिए इसे सरल, स्पष्ट और कर की चोरी रोकने के उद्देश्य से सन 1961 में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया। ये आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारतवर्ष में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू किया गया। अभी तक जब तक धारा 370 नहीं हटी थी, तब तक कोई भी संविधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था। ये चूंकि धारा 370 अभी हटी है, इसलिए अभी तक ये नियम, हमारा जो अधिनियम है, वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष पूरे भारत में लागू होता है। और इसके साथ साथ इस अधिनियम में सुधार करने के लिए भारत सरकार अनेकानेक समितियों का गठन करती है, उनसे उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करती है, और जिनमें से प्रमुख हैं चौकसी कमेटी, राजा चरैया कमेटी आदि। अब हमारे भारतीय आयकर की विशेषताएं क्या हैं? एक तो ये प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर या जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर से आशय हमारा है कि आयकर उसी व्यक्ति को देना होता है जो आय, जिसकी आय होती है या गत वर्ष में जिसने आय की होती है, इनकम की होती है। दूसरा केंद्रीय कर है। ये आयकर किसी राज्य सरकार का कर नहीं है, ये केंद्रीय सरकार का कर है। दूसरा कुल आय पर कर। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुल उस व्यक्ति की, उस संस्था की हम कुल आय की गणना करते हैं, और उस गणना करने के बाद उसकी कुल आय की गणना करते हैं, और उसके बाद उस पर सरकारी नियमानुसार हम कर लगाते हैं, करारोपण करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कुल आय की गणना, भारतीय आयकर अधिनियम में 5 हेड बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा आपका है व्यापार और पेशे से आय, और चौथा है पूंजी संपत्तियों से आय, और अंतिम यानी 5वां हमारा जो हेड है, 5वां शीर्षक है, वो है अन्य स्रोतों से आय। इस तरह से 5 हेडों से जो आय होती है, 5 शीर्षकों से आय को जोड़ देते हैं, जोड़कर कुल आय की गणना की जाती है। उसके बाद उसमें नियमानुसार जो छूटें हैं वो प्रदान की जाती हैं। उसके बाद उस पर निर्धारित दर से कर लगाया जाता है। अब कर मुक्त सीमा, आयकर निर्धारित राशि से अधिक होता है, जो हमारी कर मुक्त सीमा है उससे अगर अधिक होता है तो
उस पर कर लगेगा, यानी टैक्स लगेगा। अगर उससे अधिक नहीं है तो कर नहीं लगेगा। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं दी गई। व्यक्ति को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक होता है वरिष्ठ नागरिक, दूसरा अति वरिष्ठ नागरिक, और तीसरा अन्य व्यक्ति, चौथा फर्म, कंपनी और स्थानीय सत्ता यानी लोकल अथॉरिटी। अब मैं आपको बताऊं वरिष्ठ नागरिक कौन है। जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम, वो तो हो गए वरिष्ठ नागरिक। दूसरा अति वरिष्ठ नागरिक, जो 80 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं वो अति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। और कोई भी अन्य व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति जिसने 60 साल से कम उम्र जिसकी है वो अन्य व्यक्ति की श्रेणी में आता है। ठीक है। और चौथा आपको मालूम ही है, फर्म, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी, स्थानीय सत्ता जैसे हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आदि। अब प्रगतिशील कर की दरें। एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ या समूह की संपूर्ण आय पर एक दर से कर नहीं देना होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। आय कर की न्यूनतम दर 5% और अधिकतम 30% है। क्योंकि अभी मैं आपको पिछली फाइनेंशियल ईयर यानी असेसमेंट ईयर 19-20 की कर की दर बताऊंगा। क्योंकि जो भारत सरकार ने 5 लाख की छूट प्रदान की है वो 20-21 में लागू होगी। अभी आपके सिलेबस में 19-20 की ही दरें लागू होती हैं, इसलिए मैं आपको 19-20 की दर ही बता रहा हूं। मैं इसलिए आप पुनः ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ये ना समझें कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। मैं आपको 19-20 की दर बता रहा हूं कि 2.5 लाख रुपए तक कोई भी कर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 18-19 में जिसकी आय 2.5 लाख रुपए तक है उस व्यक्ति पर कर नहीं लगेगा। ठीक है। और ऐसे ही जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन पर 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। जो 20-21 में 5 लाख रुपया दोनों की हो गई है अधिकतम सीमा। अब अकेला टैक्स ही नहीं लगता है, आयकर ही नहीं लगता, इस पर अधिभार और लगता है, सरचार्ज जिसे कहते हैं। तो ये हमारा 19-20 में अधिभार की दरें भी अलग हैं। वो क्या है कि यदि कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो यानी नहीं 50 लाख रुपए या इससे अधिक है किंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं है तो 10%, और यदि 1 करोड़ रुपए से है तो 15%। फर्म अधिभार 12%, अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो। घरेलू कंपनियों जिनकी यदि 1 करोड़ से अधिक आय है तो 7% यानी 7%, परंतु ये 10 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 10 करोड़ से अधिक है तो कितना 12% लगेगा। और वैसे इसके साथ साथ जो साधारण व्यक्ति हैं
उन पर कर के अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हेल्थ एवं एजुकेशनल सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। ये अधिभार सभी करदाताओं की आयकर की राशि पर और उन पर लगाए गए अधिभार की राशि को जोड़कर 4% की दर से लगाया जाता है। 4% यानी 4% की दर से लगाया जाता है। तो उसके बाद अब आता है कर भार। एक हिंदू अविभाजित परिवार पर प्रगतिशील दरों से कर लगता है। धनी व्यक्तियों पर कर का भार अधिक होता है अपेक्षाकृत गरीब व्यक्तियों, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, इनकम हमारी बढ़ती जाती है, कर के दर भी बढ़ता जाता है। 5%, 10%, 20% और 10 लाख से ऊपर 30% हो जाता है। अब मैं कल आपको पुनः आयकर के प्रथम हेड वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय की चर्चा करूंगा। धन्यवाद।